हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। इसमें कवि क्या कहते हैं। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व यानी उनके बारे में परिचय दिया है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी क्या होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भी भिन्न है। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी जो पक्षियों से प्यार करते हैं, उनका नाम क्या है, सालिम अली। स्मरण क्या होता है। स्मरण हम तब करते हैं जब जो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जो उसकी यादें होती हैं वो स्मरण में बदल जाती हैं, क्योंकि हम उसकी यादों को याद करके उसके बारे में ये याद करते हैं। तो ये इस पाठ में लेखक ने किसी के स्मरण यानी सालिम अली के स्मरण में यह पाठ में बताया है। वह कह रहे हैं, लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी यानी वो एक क्या थे, टूरिस्ट की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए, पलायन यानी घूमना फिरना, अपने कंधों पर खुद ही अपनी जो चीजें होती हैं उन्हें लेकर घूमना और उनके बारे में रिसर्च करना कर गए। परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी अब उनकी जो लास्ट यात्रा थी ये, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी वो मर चुके हैं। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए। मतलब विलीन हो जाना मतलब उसमें समा जाना, उसी में मिल जाना, जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मतलब आदमी इंसानों की नजरों से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन यानी आगे लेखक इस चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों। इसमें आबशारों का मतलब क्या है। आबशारों एक उर्दू वर्ड है, इसको हिंदी में झरना यानी झरना बोलते हैं। तो आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सूता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। इसमें लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हर दम याद किया जाएगा।
पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव मतलब 100 ईयर्स 100 साल जो था वो उनको करीब मतलब करीब थे। 100 साल उनके पूरे होने वाले थे और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायतें देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलामी अली के नाम से उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। शती मीन्स 100 साल। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, क्योंकि वो पर्यटक थे, वो घूमते रहते थे, इसलिए अब उनका शरीर था वो कमजोर हो चुका था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी मीन्स उनकी पत्नी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी उनकी क्लास में ही पढ़ती थी, उनकी क्लासमेट। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध कर लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। इसमें लेखक ने क्या बताया है? लेखक कहते हैं यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी, परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश में और उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए, यानी वो क्या करते थे, हर वक्त दूरबीन लेकर पक्षियों को ही देखा करते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव ना जानकर, यानी जो नेचर में होता है उथल पुथल, उसे ना जानकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है, मीन्स उसको अपने तरीके से थोड़ा सा उसको सही करता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना। किस लिए चुना? जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया, यानी उनका हर तरह से साथ दिया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। अनुभव मीन्स उनको बहुत ज्यादा अनुभव, नॉलेज होना, इस काम की, इस चीज की नॉलेज होना।
अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी भी आंखें नम हो गई। यानी कि उन्होंने उस नेचर में जो जहाँ पे वो पक्षी थे और वो जो रेगिस्तानी एरिया था जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और वहाँ पे पानी की एक बूंद तक भी नहीं मिलती, तो जो वो ये सारी बातें हैं उन्होंने किसे बताई थी? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। वो इस सिलसिले में ही उनसे मिलने गए थे। जब चौधरी चरण सिंह जी ने ये सारी कथा जो भी उन्होंने ये सारी बातें उनको बताई तो उनकी आंखें भी नम हो गई थी, मतलब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखे। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हो। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर लगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी उनकी देखभाल के लिए, उनके रहन सहन के लिए कौन उनका ख्याल रखेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, यानी एक क्षण के लिए भी उनका जो संकल्प, जो एक दृढ़ निश्चय था, वो बिल्कुल भी उस चीज से हटे नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना? सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वह क्या करे, उनके बारे में कुछ लिखे, यानी उनकी पूरी जो एक स्मरण होता है, उनकी जो याद में एक किताब लिखे उनके बारे में कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया था
वह सब बता दे। आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखे। तब उन्होंने कहा कि अब उनकी पत्नी ने क्या कहा है, उन्हें जवाब क्या दिया है कि उनके बारे में मेरे से भी ज्यादा छत पर बैठने वाली गोरैया, यानी वो जो पक्षी है, वो चिड़िया है जो उनकी छत पर बैठती थी, वो मतलब उनकी वाइफ से भी ज्यादा वो गोरैया जानती होगी उनके बारे में। मुमकिन है लॉरेंस सालीम का अटूट हिस्सा हो, यानी जो वो गोरैया मीन्स जो वो पक्षी है, चिड़िया, वो सालीम का एक अटूट हिस्सा है। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे, यानी वो हम सब के लिए क्या रहेंगे, एक पहेली की तरह रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन जो बच्चों के लिए होती है, एयरगन की शिकार एक गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो सालिम अली थे वो क्या थे, एक टापू की बजाय वो क्या थे, एक सागर थे, जिसमें सागर में इतना कुछ भरा हुआ होता है, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान जो था वो किसमें था, सालिम अली में था। लेकिन जो अब हम जो लोग हैं, हम उनके बारे में इतना नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितने नॉलेज उन्होंने पक्षियों के लिए उन्होंने खुद खोज करके निकाली थी, उनकी रहने की जगह और उनकी परेशानियां, उनकी गर्मी सर्दी, जैसे लद्दाख में बहुत ठंड होती है, गर्मी में रेगिस्तान में ठंड होती है, पक्षी तो हर जगह होते हैं, लेकिन उनका जो दुख है वो हर कोई आदमी नहीं समझ सकता। जो पक्षियों से लगाव रखेगा, जो नेचर से, प्रकृति से जुड़ा रहता है, इस पर जो फीलिंग होती है, इस तरह की जो परेशानी होती है, वो ही इंसान समझ सकता है जो पक्षी प्रेमी होता है। तो अब उनके जो याद में जो ये स्मरण लिखा गया है, तो वो उनके जो दोस्त हैं, जो लेखक हैं, वो क्या कह रहे हैं, मेरी आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और वो क्या कह रहे हैं, सालिम अली, यानी तुम लौटोगे ना, यानी तुम फिर आओगे ना किसी रूप में। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए आते हैं और वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया है। ओके बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टेक केयर।